Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. This is the first lecture of Newton's laws of motion, and we're going to start from एकदम basics से advanced as always. Let's go. So सबसे पहले न्यूटन ने क्या बोला कि कोई एक पार्टिकल है मेरे पास, लेट्स से उसका मास m है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. लेट्स से द नेट फोर्स इससे रिप्रेजेंट करता हूं. द नेट फोर्स का मतलब है ऑल द फोर्सेस का वेक्टर सम, वेक्टर रिजल्टेंट. सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फिर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, ये एक पॉइंट पार्टिकल के लिए. अब इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द मास ऑफ द पार्टिकल इज अ कांस्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. तो इसके डिफरेंशिएशन में m कांस्टेंट होकर dv by dt क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा. सो आई कैन देयरफॉर राइट दिस इज इक्वल टू ma, and therefore the acceleration of the particle is the net force by mass. So this is the basic foundation of entire mechanics. All work जो next chapter होगा उसमें जो theorems पढ़ेंगे, work के बारे में पढ़ेंगे, work power energy chapter में, momentum वाले chapter में, everything will basically arise from this fundamental equation. All right. Now Newton's third law, very important. तो Newton's third law क्या बोलता है कि स्कूल में पढ़ा है तुमने वैसे है कि every action has an equal and opposite reaction. तो जरा उसको properly और mathematically लिख लेते हैं कि suppose मेरे पास दो particles है, suppose, and let's say particle 1 is applying a force on particle 2, let's say in this manner. So what is this? This is the force on 2 by 1. ठीक है. And particle 2 is applying a force on 1. So this is force on 1 by 2. So Newton's third law बोलता है कि these two vectors, these two force vectors are equal in magnitude and opposite in direction. That is what Newton's third law states. तो ये मतलब ऐसे कोई इसका कोई प्रूफ नहीं है. दिस इज द वे आवर नेचर इज और आवर यूनिवर्स इज बिल्ट. दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, 2 चैप्टर बाद पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ये न्यूटन्स फर्स्ट 2 लॉज आर स्टोर्ड इन दिस इक्वेशन. उसका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. ठीक है, देख लो. फिर इसका थोड़ा सा और बात करते हैं. ये तो अपन ने एक पार्टिकल की बात किया, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स की बात किया. अभी मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे तो क्या करेंगे अपन, वो देखते हैं. देख लो पहले. नाउ व्हाट कैन वी डू और हाउ कैन वी एनालाइज इफ वी हैव मोर देन वन पार्टिकल. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ विद अ 2 पार्टिकल सिस्टम. मेरे पास 2 पार्टिकल्स है. ऑलराइट. तो ये 2 पार्टिकल्स पे, लेट्स से पार्टिकल 1 पे कुछ एक फोर्स F1 लग रहा है by some external it's the external force. So what is external force? Basically जो word system है, that is just a collection of particles or objects, and we can choose as many particles or as many objects to be part of our system as we want. कि कोई भी set of particles, set of objects को अपन बोल सकते हैं ये मेरा system है. ठीक है. So system को basically any set of पार्टिकल्स, वो अपना चॉइस है. नाउ यहां पर व्हाट इज F1 वेक्टर? F1 वेक्टर इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1. सो व्हाट इज एक्सटर्नल? एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली अ फोर्स अप्लाइड बाय समथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है. सो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बाय समथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. मेक सेंस? 2 पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है. ठीक है. So by something that is not part of the system, that is applying a force on 2. Now 1 and 2, let's say 1 पे कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है. F12 is the force on 1 by 2. That was the notation I used. And similarly, this is F21. Force on 2 by 1. They'll be equal in magnitude and opposite in direction by Newton's third law.
ठीक है. सो ऐसे सिचुएशंस में ऑफन व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, often it is helpful to write the net force on the entire system instead of individual objects के लिए net force लिखना यूजफुल है. क्यों लिखना ऐसा यूजफुल है? प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन में हेल्पफुल आएगा, बट क्यों वो देखो. व्हाट विल बी द नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे, जस्ट ऑल फोर्स ऐड करने का. पार्टिकल 1 पे क्या है? F1 प्लस F12. पार्टिकल 2 पे क्या है? F2 प्लस F21 है कि नहीं? अच्छा. Now F12 and F21 are equal and opposite in equal in magnitude and opposite in nature, opposite in direction. तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0. I already know F12 is minus F21 by Newton's third law. तो उनका रिजल्टेंट 0. तो बचेगा क्या? Only the sum of external forces. And this I can write it as, see what is this term? What is this? This is a net force on particle 1. So can I write that as M1A1? And what is this? This is a net force on particle 2. The net force on particle 2 is mass of particle 2 into acceleration of 2. And ये left hand side पे क्या है? Basically it is the total external forces. Internal सब कट गए because Newton's third law. So in general I can write summation of all the external forces. इसका मतलब addition. This is just a symbol for addition of all the external forces. That comes out to be my net force, and that I can write it as M1A1 plus M2A2. And this expression, जैसे एक पार्टिकल के लिए तो अपन ने लिखा नेट फोर्स MA, बट दो पार्टिकल्स के लिए क्या लिखा? नेट फोर्स मतलब ओनली एक्सटर्नल फोर्स को अपने को देखना है. दैट इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2. ये जो मैंने लिखा है द सीम्स ऑब्वियस मे बी, बट प्रॉब्लम्स में बहुत यूजफुल होगा व्हेन यू वांट टू अवॉइड एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस. इसमें इंटरनल फोर्स का कोई टर्म ही नहीं आया ना, तो जब हम लोग बाद में कैलकुलेशंस देखेंगे तो उसमें इंटरनल फोर्स का टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो दिस इज जस्ट द बेसिक इक्वेशन फॉर टू पार्टिकल्स. देख लो, फिर आगे बढ़ते. अच्छा, नाउ मुझे थोड़ा सा और सिस्टम, जो वर्ड सिस्टम है उसके बारे में बात करना, बिकॉज आई फाइंड इन माई एक्सपीरियंस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज यू गो अहेड इन द चैप्टर, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सम कंफ्यूजन अबाउट द सिस्टम कि हम लोगों ने ऐसा सिस्टम कैसे ले लिया, ऐसा सिस्टम कैसे ले लिया. तो जरा उसके बारे में बात करते हैं. सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर 3 पार्टिकल्स. सपोज मेरे पास 3 पार्टिकल्स है, 1, 2 and 3. तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है 1 पे, कुछ एक्सटर्नल फोर्स F3 लग रहा है 3 पे, कुछ एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है 2 पर, एंड लेट्स से these are the internal forces that are being applied by each other. But the F12 is the force on 1 by 2, F21 is the force on 2 by 1. वो वही notation. ठीक है. तो ये सारे फोर्सेस हैं सारे पार्टिकल्स पे. नाउ लाइक आई सेड, आई कैन कंसिडर एनी सेट ऑफ पार्टिकल्स टू बी माय सिस्टम. तो क्या चॉइस ऑफ सिस्टम लेना वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा. फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस सम सिस्टम्स, सम चॉइस ऑफ सिस्टम विल बी बेटर देन अदर्स, वो हम लोग देखेंगे. बट फॉर नाउ लेट्स टेक सिस्टम ऑफ, पूरे को सिस्टम मान लिया मैंने, 1, 2 and 3 तीनों को मैंने सिस्टम मान लिया. तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? 1, 2 and 3 पूरे को सिस्टम मान लिया, मतलब ये सारे इंटरनल फोर्सेस बन गए. ओनली एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल M1A1. वो इक्वेशन मुझे लिखना है. तो कैन आई राइट एक्सटर्नल फोर्स बोलना F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3. ठीक है, ये तो वही चीज है जो मैंने अभी जस्ट डिराइव किया था पहले. बट व्हाट इफ आई कंसीडर सिस्टम ऑफ 1 and 2, वो भी ले सकता हूं मैं. तो 1 and 2 अगर मेरा सिस्टम है तो 3 becomes an external object that will apply an external force. So इसके लिए 1 पे क्या क्या फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? F1 तो लग ही रहा है, F13 भी लग रहा है अभी, बिकॉज 3 इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एनीमोर. तो जो फोर्स 3 लगाएगा 1 पे, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन 1. अच्छा, 2 पे क्या लग रहा है? 2 पे F2 तो लग ही रहा है एक्सटर्नल, प्लस F23 भी अभी एक्सटर्नल बन गया, बिकॉज 3 इज एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, शुड बी इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2. ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा.
ऐसे सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिस्टम यू चूज यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि विच फोर्स इज एक्सटर्नल विच फोर्स इज इंटरनल. दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जस्ट देखो कौन सा ऑब्जेक्ट मेरा सिस्टम का पार्ट है कौन सा नहीं है, और सिस्टम का जो चॉइस है वो अपना है. आई कैन चूज दिस एज माई सिस्टम, आई कैन चूज दिस एज माई सिस्टम. वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा क्या मुझे कैलकुलेट करना है उसमें, वो हम लोग देखेंगे. वेरियस एग्जांपल्स वी विल सी. ठीक है, देख लो. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम, राइट. और अगर सिर्फ मेरे पास पार्टिकल 1 रहता, सिर्फ इफ द सिस्टम इज ओनली पार्टिकल 1, तो मैं क्या लिखता, क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. F1 प्लस F12 प्लस F13 is the net force on my system which is only particle 1 should be equal to M1 A1. That's it. ठीक है, A1 is the acceleration of particle 1, M1 is the mass of particle 1. ओके, देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं. So now let's discuss what are the common forces that we'll encounter in mechanics. सबसे पहले तो ग्रेविटी. ग्रेविटी का जो फोर्स है उसकी बात करते हैं. तो कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है उसका. The force by earth, the gravitational force by earth comes out to be mg vector. This is called the weight of the body. Is just equal to the gravitational force by earth on that body. यहाँ पे g वेक्टर क्या है? g वेक्टर is उसका मैग्नीट्यूड is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एंड डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो जो वर्टिकल वर्ड है दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी. ठीक है, सो दिस इज द वेट ऑफ अ बॉडी and it is equal to m mass into this g vector is a constant. ठीक है, इसके बारे में ये कहाँ से आता है, इस बारे में थोड़ा और हम लोग जो फुल थियरी ऑफ ग्रेविटेशन है काफ़ी बाद में तब हम लोग बात करेंगे. तो फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स वी आर गोइंग टू टेक द फोर्स बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g vector. ऑलराइट, सो दिस इज द फोर्स दैट द अर्थ इज अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. एंड अगर इस पे सिर्फ यही फोर्स लग रहा है, इफ ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास g वेक्टर. तो यही तो वही है जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखा था. दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस इज इफ ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग देन मोशन इज व्हाट, फ्री फॉल, एंड एक्सेलरेशन इज g वेक्टर. वी ऑलरेडी नो दिस फ्रॉम काइनेमेटिक्स. ठीक है, नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स दैट डज नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट. ओनली फोर्स इन मैकेनिक्स. बाद में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह देखेंगे, वहां पर भी ऐसे फोर्सेस आएंगे. बट मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स दैट डज नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट. बाकी सारे फोर्सेस विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, अच्छा, अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूं इस सिचुएशन में, इफ ये मेरा अर्थ है, ये ब्लॉक है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स by earth on the block. If I ask you what is the force by the block on the earth, the block is also pulling the earth with a force of the same magnitude as mg. Force by block on earth would be minus mg vector. Just Newton's third law, no? The earth is pulling the block down, the block is pulling the earth up. न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, बट इस ब्लॉक के कारण अर्थ का जो एक्सेलरेशन आएगा ना, क्योंकि ब्लॉक अर्थ पे फोर्स लगा है ना, अर्थ का मास इतना बड़ा है कि ये mg को मैं मास ऑफ अर्थ से डिवाइड करूंगा तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा. ठीक है, सो देयर इज सम फोर्स ऑन अर्थ एक्टिंग बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ,
but it has a negligible effect on Earth, at least as far as we are concerned. Okay, देख लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं. Next common force that we often encounter is what we call as the normal force. तो सपोज मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे. ये जो स्लांटेड लाइन्स है दैट जस्ट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स्ड सरफेस इन मैकेनिक्स. ठीक है, these slanted lines just represent fixed surface in mechanics. Optics में it will represent mirror. Okay, तो मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है. It is in equilibrium. Equilibrium का मतलब acceleration उसका zero. This is the meaning of equilibrium. मतलब net force is zero. On this object, the net force is zero. It is just not accelerating. तो क्या क्या forces लगेंगे? मैंने क्या बोला था? Gravity is the only force that does not require contact. तो वो तो लगेगा एक force mg, नीचे की तरफ लगेगा mg. Now there must be some other force that is acting on it to keep it in equilibrium because the net force has to be zero. अब मैंने बोला कि every other force in mechanics will require contact. तो what is the object in contact with? It is in contact with the ground. तो ground एक force लगाता होगा. So ground will apply what we call as the normal force. n से represent कर रहा हूँ. This normal force is always a pushing force. So मैं खड़ा हूँ फ्लोर पे, तो floor is pushing me up. Why is the floor pushing me up? If it does not push me, तो gravity will pull me down. Basically, this normal force is to prevent me from breaking the surface. ठीक है, तो we are assume कि यहाँ पे कुछ मतलब ये ऐसा we are assuming कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ब्लॉक तोड़ फोड़ के नीचे चला जा रहा है. तो this normal force is basically acting to prevent the block from breaking the surface because of gravity. अच्छा, so it's a pushing force. It's always a pushing force, and it is perpendicular to the surface. ये मतलब properties है. So ground जो है, it can apply a force that is parallel to the surface, but उसको हम लोग friction बोलेंगे, जो हम लोग बाद में बात करेंगे. For now, we are only looking at the component of force that is perpendicular to the surface, which we call as a normal force. अच्छा, तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम है. So if you want to calculate the normal force, we draw what is known as the free body diagram. Free body diagram is just a fancy name for a diagram जहां पे सारे forces बनाना है on the body. Draw forces, all forces. तो वो जो डायग्राम दिखेगा उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं. ठीक है, शॉर्ट में एफपीडी बोलते हैं. ठीक है, तो हमने तो यहाँ पर एफपीडी बना दिया ना यार. क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? नॉर्मल फोर्स और एक ग्रेविटी. अब इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, तो अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लूँ तो मेरे पास n माइनस एम जी शुड बी जीरो. n का वैल्यू कितना आ गया? mg. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में द ग्राउंड विल पुश द ब्लॉक अप विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एज द फोर्स बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक. अर्थ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक. ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं है. हमेशा इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि द नॉर्मल फोर्स एंड ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल. वो हम लोग केसेस देखेंगे अलग अलग. ठीक है, अच्छा, सो इन दिस सिचुएशन नॉर्मल फोर्सेस कम आउट टू बी mg. और हम लोगों ने देख लिया हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. जस्ट ड्रॉ ऑल द फोर्सेस. फोर्सेस ड्रॉ करने में भी बहुत कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक ग्रेविटी तो लगता ही है, बाकी सारे फोर्सेस रिक्वायर कॉन्टैक्ट. जस्ट देख लो ना बॉडी किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, बस. ठीक है, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ केसेस जहां पे नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी का फोर्स सेम नहीं आता है, और किस केस में सेम आता है किस में नहीं आता देखते हैं. सो देखो, यहां पर आई हैव एक बंदा खड़ा है, अपना आइसैक ही बोलते हैं. चलो, अपना आइसैक जिसने ग्रेविटी डिस्कवर किया, या एटलीस्ट ग्रेविटी का एक्सप्रेशन दिया हम लोग को, ग्रेविटी के बारे में बात किया. ठीक है, तो ये मेरा आइसैक है. तो लेट्स से आइसैक वेज कितना बोले, 75 kg. सो ही इज स्टैंडिंग इन इक्विलिब्रियम. तो उसके फीट पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है.
And of course, the Earth is pulling down with the force of gravity as well. Let me take G as 10 meter per second squared. Mass is 75 kg. तो gravitational force कितना आ जाएगा? Mass into G, 75 into 10, 750 Newton. Now equilibrium में है, so the normal force by the ground must cancel out the gravity force on Isaac. तो वो भी 750 Newton हो जाएगा. इस केस में normal force and gravity क्या होंगे? Same होंगे. Fine. However, suppose अभी मैंने उसके टकले पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. सपोज 50 न्यूटन से मैं उसके टकले पे पुश कर रहा हूं. ठीक है, तो अभी नॉर्मल फोर्स कितना होगा? नाउ इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस पर्सन ऑफ आइजैक, तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक ग्रेविटी लग रहा है, कितना लगेगा? वो तो 750 न्यूटन ही होगा. एक ऊपर से 50 न्यूटन लग रहा है उसके टकले पे, और एक ग्राउंड लगाएगा. वो जो लगाएगा उसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे. अगेन इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स शुड बी 0. सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अपवर्ड पॉजिटिव लू, n minus 750 minus 50 शुड बी 0. तो जो नॉर्मल फोर्स है बाय द ग्राउंड इज नाउ मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. सिंपल. सो नॉर्मल फोर्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू ग्रेविटी. नाउ ये जो नॉर्मल फोर्स है, फिजिकली व्हाट इज दैट? इफ आई आस्क यू, with what force is Isaac pushing the ground with his feet? उसके पैर से कितने फोर्स से वो दबा रहा है ग्राउंड को? तुम क्या बोलोगे? 750 बोलोगे कि 800? 800, because the force by the feet on the ground is a normal force, is not gravity. Gravity तो वो बिना कांटेक्ट वाला फोर्स है between Earth and Isaac. Isaac is pushing the ground with a force that is, what do we call it? Normal force. If the ground is pushing Isaac's feet up, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? अपना आइजैक का थर्ड लॉ क्या बोलता है? कि आइजैक का फीट विल पुश द ग्राउंड बैक डाउन. ग्राउंड फीट को ऊपर पुश कर रहा है कांटेक्ट के कारण, तो फीट भी ग्राउंड को पुश करेगा कांटेक्ट के कारण. सो आई विल राइट आइजैक पुशेस द ग्राउंड डाउन with his feet with a force of 800 न्यूटन्स. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि जो हमारा वेट है उतने ही फोर्स हम लोग पुश कर रहे हैं नीचे. हमेशा जरूरी नहीं है. इस केस में यस, आइजैक इज पुशिंग द ग्राउंड विद हिज फीट विद अ फोर्स ऑफ 750 न्यूटन. इस केस में आइजैक इज पुशिंग द ग्राउंड विद हिज फीट विद अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन्स. ठीक है, तो वो ध्यान रखना है. पुशिंग the surface is the normal force, not gravity. देख लो. And now अगर instead of pushing suppose उसके बाल को अपन खींचते हैं, let's say 50 न्यूटन से. You are pulling his hair up with 50 न्यूटन, तो कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? अब तो सिंपल है. ऊपर एक 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे ग्रेविटी 750 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ऊपर. फोर्सेस अगेन इक्विलिब्रियम मान रहे हैं अपन. So n plus 50 minus 750 should be 0. So n should be 700 newtons. So the normal force is now 700 newtons. Once again, Isaac will push the ground down with his feet with a force of 700 newtons. And if I ask you what is the net force by Isaac on Earth, तो वो जमीन पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है. ग्राउंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अर्थ. व्हाट इज द नेट फोर्स बाय आइजैक ऑन अर्थ? तो एक तो ही इज पुशिंग द अर्थ. अगर मैं अर्थ का एफपीडी बनाऊं, just drawing the forces by Isaac on Earth. So he's pushing the ground with a force of 700 Newton. But by Newton's third law, Isaac is also applying a gravitational pull on the Earth. Earth Isaac को नीचे कितने से पुल कर रहा है? 750 न्यूटन से Earth पुल कर रहा है Isaac को, तो Isaac Earth को ऊपर पुल करेगा 750 से.
तो 750 न्यूटन द ग्रेविटेशनल पुल बाय आइजैक ऑन अर्थ, एंड उसके पैरों से भी वो दबा रहा है अर्थ को कितने से, 700 से। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया अर्थ पे, 50 अपवर्ड्स, ठीक है। सो नेट फोर्स बाय आइजैक ऑन अर्थ इज 50 न्यूटन्स अपवर्ड्स, ठीक है। सो दो तरीके का फोर्स लगा रहा है आइजैक ऑन अर्थ, वन इज थ्रू द नॉर्मल फोर्स, पैरों से दबा रहा है, एंड द अदर इज बाय ग्रेविटेशनली पुलिंग द अर्थ अप। नेट फोर्स बाय आइजैक ऑन अर्थ इज 50 न्यूटन्स। ओके, देख लो पूरा, समझ लो अच्छे तरह से द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ग्रेविटी, कंफ्यूज मत होना अभी। Now let's look at a situation where the object is accelerating. So we had seen कि acceleration can be written as net force by mass of the object. तो ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो we can write it in separate axis, मतलब acceleration along the x axis will be net force का x component divided by mass, acceleration along the y axis would be net force का y component divided by mass, and so on, and z axis के लिए भी, ठीक है। So suppose मेरे पास एक just as a general example एक ब्लॉक है, वेरी सिंपल एग्जांपल, ब्लॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस, पूछा है एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक mg लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये तीन फोर्सेस है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ब्लॉक जो है वो एक्सेलरेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेगा, ग्राउंड के अलॉन्ग करेगा। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन along the x-axis? There will be net force along the x-axis divided by mass. एक ही force है, external force F, so F by m. And y direction में Ay is 0, so Fy is also 0, so n is equal to mg. ठीक है, very basic example, just a very simple situation as an application of this. Ax F by m, Ay is 0, ठीक है। अभी थोड़ा सा complexity बढ़ाते हैं problems का, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, आई हैव अ ब्लॉक जिस पे एक फोर्स लग रहा है अब एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑन द नॉर्मल फोर्स। सो बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, जस्ट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। कोई भी मेरे पास ऐसा एक्सिस है, ये ए वेक्टर है, अगर मुझे निकालना है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस, जस्ट अ क्विक रिकैप, वो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक्सिस के अलोंग लेना है, बस कॉस थीटा ले लो, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड दैट एक्सिस। तुमको साइन के टर्म्स में सोचने की भी जरूरत नहीं है, आई मीन साइन थीटा के टर्म्स में सोचने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी एक्सिस के लॉन्ग लेना है तो जस्ट ए कॉस थीटा जो भी एक्सिस के लॉन्ग लेना है, जस्ट थीटा देख लो, वेक्टर और वो एक्सिस के बीच का एंगल, राइट। सो इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल फोर्स। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट, जस्ट राइट द फोर्स इक्वेशन इन द एक्स एंड द वाई डायरेक्शन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एफबीडी बनाते हैं, तो एक तो ग्रेविटी लगना ही है, लेट मी से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एंड एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, which is at an angle theta to the x axis, which is the horizontal. Okay, so again this block will accelerate in the horizontal direction. Can I say horizontal direction में acceleration will be net force का horizontal component divided by mass. The net force कितना है, F cos theta, और तो कोई है नहीं, normal force and gravity along the y axis, तो हो गया, ठीक है। What about normal force? तो y डायरेक्शन देखते हैं, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो नेट फोर्स इन द y डायरेक्शन जीरो है। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, ऊपर एक n लग रहा है, नीचे mg, सो माइनस mg, एंड ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो f का कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस कितना है, f cos ऑफ 90 माइनस थीटा, f sin थीटा इन द नेगेटिव y डायरेक्शन should be zero. Net force is zeros in the y direction. So n is mg plus f sin theta. ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स लेटर ऑन वील एनकाउंटर विथ फ्रिक्शन एडेड, तो वहां पे ये सब जो इक्वेशन लिख रहे हैं दैट बिकम्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। देख लो फिर एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। नाउ लेट्स लुक एट अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे पास एक ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, और उसपे एक फोर्स लग रहा है एट एन एंगल अल्फा। अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड दैट फोर्स इज नाउ नॉट अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इट्स वेरिंग विथ टाइम एज c into t, where c is some constant, t is my time, ठीक है। तो टाइम के साथ फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। तो पहले क्या पूछा, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम t, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। ये जो मीनिंग है ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, इसका मतलब लूजेस कॉन्टैक्ट,
इसका मतलब नॉर्मल फोर्स इज जीरो। तो फिजिक्स में कॉन्टैक्ट लॉस्ट का मतलब क्या है, अपने को विजुअली नहीं देखना, अपने को मैथमेटिकली लिखना नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट या फिर ब्रेकिंग ऑफ द सरफेस। दिस इज द इंग्लिश phrase which means losing contact, which means mathematically normal force is zero. And find the velocity at that instant when the normal force becomes zero. ठीक है, ट्राई करो, जस्ट एफपीडी बनाओ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ट्राई करो फिर मेरा सोल्यूशन देखो। एक्सक्यूज मी। ओके, सो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एट एन एंगल अल्फा, एक ग्रेविटी तो लगेगा ही, और एक नॉर्मल फोर्स, बस ये तीन फोर्सेस। ओके, तो फाइनल नॉर्मल फोर्स तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, सी द ब्लॉक विल कीप मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस until it loses contact, then it will go up, है ना? How do you know whether it will go up or whether it will go along the x axis? So मतलब फोर्स तो एंगल पे लग रहा है, हो सकता है फोर्स पुल्स द ब्लॉक अप। तो कैसे समझेगा अपने को? फिजिकली दैट मीन्स दैट द ब्लॉक हैज टू फर्स्ट लूज कॉन्टैक्ट, एंड लूज कॉन्टैक्ट का मतलब है कि नॉर्मल फोर्स हैज टू बिकम जीरो। अब तक द ब्लॉक हैज टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट, ब्लॉक विल मूव। ठीक है, इफ द ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट राइट अवे एट t इक्वल टू जीरो, तो वो इक्वेशन अपने को बता देगा, तो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। वी हैव टू अज्यूम कि द ब्लॉक विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड टिल सम टाइम t। तो वो टाइम अपन निकालेंगे जहां पे नॉर्मल फोर्स बिकम जीरो, उसके बाद वो उठ जाएगा। ऑलराइट, सो जब तक इट इज इन कॉन्टैक्ट तब तक इसका मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई डायरेक्शन में देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स। तो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन जीरो करता हूँ, क्या क्या आ जाएगा? n, f का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, f साइन अल्फा प्लस f कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा माइनस mg शुड बी जीरो। तो नॉर्मल फोर्स मेरे पास आ गया mg माइनस f साइन अल्फा, और f को मैं ct लिखता हूँ, ये मेरा नॉर्मल फोर्स आ गया। ठीक है, और क्या पूछा हुआ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो कितना हो जाएगा? f cos अल्फा इज द ओनली फोर्स along the x axis divided by mass, f का वैल्यू ct, so ct cos अल्फा divided by mass, this is my acceleration। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट, फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। नॉर्मल फोर्स जीरो करना, बस इसको जीरो करो, सिंपल। तो टाइम कितना आ जाएगा? mg by c sin अल्फा। थर्ड, फाइंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। अब तो ये थोड़ा सा काइनेमैटिक्स है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है मुझे, वेलोसिटी निकलना है। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा? dv by dt। तो dv by dt c cos अल्फा by m, तो एक कांस्टेंट है और यहाँ पे एक t आ गया, तो सारे t टर्म्स को दूसरे साइड लेता हूँ। जीरो से टाइम कितने टाइम पे मेरे को वेलोसिटी चाहिए? इस टाइम पे चाहिए ना, चलो जनरल टाइम t निकाल लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो और जनरल t पे सम वेलोसिटी v, फाइनली टाइम में ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो ये क्या आ रहा है? v इज इक्वल टू c, एक t मिस कर दिया मैंने, हाँ ये एक t यहाँ पे मिस कर दिया, t dt आएगा ना, तो c cos अल्फा बाय m t स्क्वायर बाय 2 है ना, ये मेरा वेलोसिटी हो गया, और t को बस ये सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल है। सो वेलोसिटी आ जाएगा c cos अल्फा बाय 2m इंटू c cos अल्फा बाय 2m इंटू टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? c स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सो ये आ जाएगा mg स्क्वायर c नहीं 2c cos अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर लो मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। ठीक है, these are my answers. So this is basically a question from Irodov. If you were able to solve it or understand it, well done. As always, I like to solve an Irodov question right in the first lecture, तो तुमको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि we are operating in that level। अगर तुमको ये easy लग रहा है then well done। ऐसा नहीं कि Irodov easy हो गया, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गया, conceptual understanding and problem solving skills are strong enough that Irodov is starting to seem easy। well done। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
देख लो एक और इरोडो क्वेश्चन करते हैं. आई हैव अ ब्लॉक जिसको एक फोर्स लग रहा है ऑफ वैल्यू mg/3 एंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा. सो हियर magnitude is constant but the direction is varying. Alpha is now varying with the displacement of the block. C is some constant, so C into S linearly vary कर रहा है with displacement. Find the velocity in terms of alpha. कोई जनरल इंस्टेंट पे जब एंगल अल्फा है तो उस इंस्टेंट में वेलोसिटी कितना होगा वो पूछा गया. एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया. ठीक है. सब ब्लॉक विल अगेन स्लाइड अलोंग द ग्राउंड बिकॉज इफ इट लिफ्ट्स अप तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा. बट यहाँ पे यू कैन सी कि F का मैग्नीट्यूड mg/3 है. See how much force will be required to lift a block up. The vertical component of the force has to overcome gravity. तो ही नॉर्मल फोर्स 0 होगा ना. सोचो. सो यहाँ पर तो मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स mg/3 ही रहेगा, तो वो ऊपर उठेगा ही नहीं, कभी भी नहीं उठेगा ऊपर ब्लॉक. ठीक. ऑलराइट, तो ट्राई कर लो, देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है, तो फिर से एफपीडी बना रहा हूँ. एक एफ एट एन एंगल अल्फा, ये mg और ये नॉर्मल फोर्स. तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, मतलब पहले एक्सेलरेशन चाहिए होगा. सो कैन आई राइट एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स एक्सिस चलाऊंगा. F cos alpha is the magnitude of the force along the x-axis divided by mass. So F का वैल्यू तो दिया गया अपने को mg/3, तो m कैंसिल हो गया. Cos alpha. Okay, now alpha is in terms of displacement and I want to find velocity in terms of alpha. Can I write तो टाइम का रिलेशन नहीं चाहिए मुझे, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का निकालना है और टाइम के बारे में कुछ बात नहीं करना है मुझे. So we have a relation in kinematics. Can I write acceleration as v dv by ds? Correct. So v dv is equal to g/3 cos alpha ds. So one way is you substitute alpha as cs, integrate करो और फिर s को फाइनली फिर से अल्फा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो. या फिर दूसरा तरीका अल्फा एस सी एस, तो डी अल्फा बाई डी एस कितना हो जाएगा सी. सो डी एस कितना हो जाएगा डी अल्फा बाई सी. तो यहीं पर मैं डी अल्फा बाई सी लिख लेता हूं. डी एस को डी अल्फा बाई सी लिखा मैंने. ठीक है. लाइक आई सेड, the one way is to replace alpha as cs and just integrate in terms of s. You'll get velocity in terms of s. सिंपल इंटीग्रेशन है. एंड देन s को अल्फा बाई सी फाइनली रख देना, बिकॉज आंसर मुझे अल्फा के टर्म्स में चाहिए. या फिर मैं पहले ही s को एलिमिनेट करूं. सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस टेक्निक, सो दैट यू लर्न दिस मेथड आल्सो, कि हाउ वी कैन एलिमिनेट डिस्प्लेसमेंट राइट अवे. मुझे फाइनली वेलोसिटी अल्फा के टर्म्स में चाहिए, तो पहले ही मैं डिस्प्लेसमेंट को एलिमिनेट कर दूं. ds को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट डिफरेंशिएट दिस. ds को इधर ले लो, मतलब यू विल गेट अ रेशियो बिटवीन ds एंड d अल्फा. तो अब पूरा अल्फा के टर्म्स में आ गया. मुझे आंसर अल्फा के टर्म्स में चाहिए ना. अब इंटीग्रेट करो. इनिशियल एंगल कितना था, डिस्प्लेसमेंट जब 0 था, तो अल्फा कितना है 0. तो 0 से सम जनरल अल्फा, वेलोसिटी 0 से v, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया. तो देखो क्या आ रहा है, v²/2 आ जाएगा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा g/3c cos अल्फा का इंटीग्रल sin अल्फा. And this will go from alpha to 0. So क्या आ जाएगा, sin alpha minus sin 0. So v² would be 2g/3c sin alpha. ठीक है. ओके ना. तो v would be equal to this thing. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मेथोडिकली करोगे तो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. जस्ट एफपीडी बनाओ, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास लिखो और देखो किसके टर्म्स में चाहिए, तो दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट कर दो. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए था मुझे, तो उसको एलिमिनेट कर दिया मैंने. और इंटीग्रेशन तो बेसिक है. ठीक है. दिस इज अनदर इरोडो प्रॉब्लम. आई होप यू आर स्टार्टिंग टू रियलाइज कि यू आर गुड इनफ टू सॉल्व इरोडो. यू आर गुड इनफ फॉर इरोडो लेवल. इरोडो वर्ड से डरना नहीं है, नाम ही है, बंदे का सरनेम है, डरना नहीं है अपने को. देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Now let's look at a question which involves two blocks. तो यहाँ पे मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, मास m1 m2 स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, एक्सटर्नल फोर्स F. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स. सो इसमें
एक्सेलरेशन सबसे पहले तो दोनों का सेम होगा. क्यों? Both must have the same acceleration. The reason is, suppose m1 has a greater acceleration than m2, तो वो तो तोड़ फोड़ के चला जाएगा m1 m2 के थ्रू चला जाएगा, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई टूट नहीं रहा. ठीक है. m1 obviously cannot have a greater acceleration than m2, and m2 cannot have a greater acceleration or a different acceleration than m1, because if m2 has a different or m2 has a greater acceleration than m1, तो आगे चला जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा. एज सुन एज कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट, नॉर्मल फोर्स ऑन m2 जीरो हो जाएगा. तो फिर m2 जाएगा कैसे आगे? m2 का अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है m1 से, तो इसका मतलब उस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, वही तो एक्सेलरेट करेगा m2 को. बट अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ही नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो बोथ विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन. ठीक है. ओके, सो इफ both are moving at the same acceleration, it will be helpful to use what I showed you right at the beginning of the lecture. Ki I can consider, let me consider both the blocks as one system, so that the internal normal force between them can be avoided. I can write, कैसे लिखता हूँ मैं कोई system of particles पे external force, net external force is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3, है ना. So let me take right hand side as positive x axis. So external force क्या है? सिर्फ f ही है horizontal direction में. Can I write it as ब्लॉक 1 के लिए m1 एक्सेलरेशन प्लस ब्लॉक 2 के लिए m2 इंटू एक्सेलरेशन. हो गया मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया. सिंपल. ठीक है. दिस इज द यूजफुल नेचर ऑफ राइटिंग नेट एक्सटर्नल फोर्स एस m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3. इस केस में a1 a2 दोनों सेम है, तो इंटरनल फोर्सेस अवॉइड हो गए. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, तो लेट मी ड्रॉ द एफपीडी ऑफ एनी वन ऑफ द टू ब्लॉक्स. सपोज मैं m2 का एफपीडी बनाता हूं, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक तो ग्रेविटी, एक नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड, लेट मी कॉल इट n डैश. एंड सी हाउ डू वी ड्रॉ एफपीडी? वी लुक एट, वन तो ग्रेविटी रहता है एंड दूसरे सारे फोर्सेस हैव टू बी बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट. तो m2 के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद m2. तो m2 किसके साथ कॉन्टैक्ट में? एक तो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में, तो n डैश आ गया. और किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? लेफ्ट वाले ब्लॉक के साथ, तो उसके कारण एक कुछ नॉर्मल फोर्स n आ गया, जो मुझे निकालना है. One thing that you have to realize is there is some misconception that sometimes happens for students कि ये जो external f है that gets transmitted to m2. ये transmitted word भूल जाओ, शायद स्कूल में पढ़ते हो, बिल्कुल भूल जाओ, because it leads to very wrong visualization. Like I said, force अगर तुमको निकालना है, forces क्या क्या लग रहा है ब्लॉक पे, just look at what it is in contact with. बस ये जो external force लग रहा है, suppose जैसे मेरा हाथ पुश कर रहा है ब्लॉक को, तो मेरा हाथ कांटेक्ट में किसके साथ है? m1 के साथ है ना, m2 के साथ तो नहीं है. सो माय हैंड इज नॉट अप्लाइंग फोर्स ऑन m2. ठीक है. माय हैंड का फोर्स इज नॉट गेटिंग ट्रांसमिटेड टू m2. ऐसा वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ ऐसे. ठीक है. जस्ट लुक एट व्हाट m2 इज इन कांटेक्ट विद. इट इज इन कांटेक्ट विद m1 एंड m1 कैन अप्लाई नॉर्मल फोर्स. बस. ओके. सो x डायरेक्शन में इफ आई राइट m2 के लिए एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास, तो x डायरेक्शन में कितना फोर्स है? सर ये नॉर्मल फोर्स है, तो हो गया. मुझे a तो पता है, सो ये m2 हो गया. so n वुड बी m2 इंटू a. तो देखो कितना आ जाएगा? m2 इंटू f डिवाइड बाय m1 प्लस m2. सिंपल. वी कुड हैव आल्सो ड्रॉन fbd ऑफ m1. वो तुम्हारा चॉइस है. m1 के fbd में क्या क्या लगेगा? एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, लेट मी कॉल इट n डबल डैश. दिस बाय द ग्राउंड. एक ग्रेविटी लग रहा है m1g, यहाँ पे m2g था. एक f लग रहा है. And what else is it in contact with? It is in contact with m2. तो m2 will apply a normal force this way. ये सेम नॉर्मल फोर्स होगा ना मैग्नीट्यूड में, न्यूटन थर्ड लॉ. तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूं, कैन आई राइट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स कितना है m1 पे? f माइनस n, राइट हैंड साइड पॉजिटिवली डिवाइड बाय m1. तो जस्ट a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व फॉर n. तो n का वैल्यू यही आएगा, खुद करके देख लेना. ठीक है. So this is how we will get acceleration and normal force. You could have also forgotten this and written these two equations and solve them simultaneously in order to get acceleration and normal force. वो भी कर सकते थे individual blocks का FBD.
बट लाइक आई सेड, जब सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होगा एग्जाम में, तो इट इज बेस्ट टू कंसिडर द एंटायर सिस्टम, एंटायर ऑल द ब्लॉक्स एज वन सिस्टम। तो इंटरनल फोर्सेस अवॉइड हो जाता है, इंटरनल नॉर्मल फोर्स आएगा ही नहीं मेरे इक्वेशन में, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ओके, देख लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। दो ब्लॉक्स है, अब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो एक एंगल पे लग रहा है, एट एन एंगल थीटा। क्या पूछा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन ईच ब्लॉक। एवरीथिंग इज स्मूथ? ठीक है, ट्राई करो, देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। Alright, so once again, for acceleration, I'm going to consider both the blocks as one system. See, once again, they both have to have the same acceleration by the same logic. दोनों blocks का acceleration same होना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, same logic जो पिछले क्वेश्चन में देखा था। So अगर पूरा सिस्टम, पूरे दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम कंसिडर करूँ मैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे? क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? F और एक ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है, वी ओनली कंसर्न विद एक्सटर्नल फोर्स। तो द ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज F cos थीटा। सो कैन आई राइट F cos थीटा इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2, तो m1 इंटू a प्लस m2 इंटू a, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? F cos थीटा डिवाइड बाय, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। फिर क्या पूछा हुआ? नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। So like I said, you can consider FPD of one of the two blocks. Let's say अगर मैं M2 को मैं पिक करूँ, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कॉमन सरफेस है M1 और M2 के बीच का, उसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल फोर्स। फिर क्या लगेगा? M2G, let's say N2 is the normal force by the ground. Okay, so horizontal direction में can I write acceleration is N by M2? तो देखो n का वैल्यू आ जाएगा, बस एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। सो m2 इंटू F cos थीटा डिवाइड बाय, हाँ, ये मेरा नॉर्मल फोर्स आ गया बिटवीन द टू ब्लॉक्स। फिर बाय द ग्राउंड भी निकालना है, तो m2 पे देखो क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर n2 नीचे m2g, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं m2 का, n2 would be equal to simply m2g. And normal force by the ground on block 1, तो block 1 का FPD में आते हैं, ये फोर्स F N1 M1G and नॉर्मल फोर्स। तो मुझे इसे वर्टिकल डायरेक्शन की बात करना है, बिकॉज आई वांट N1। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? देखो ऐसा, अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊं, ऑल द टेल्स एट द ओरिजिन, सारे वेक्टर्स का टेल एट द ओरिजिन बना रहा हूं मैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लूँ तो क्या आ जाएगा? N1 माइनस M1G माइनस F साइन थीटा शुड बी 0। N1 शुड बी इक्वल टू, ठीक है, तो सब कुछ हम लोगों ने निकाल दिया, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, बाय द ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एवरीथिंग देख लो। Alright, so इस क्वेश्चन में I have 3 blocks now and find the normal force between blocks, मतलब 3 और 2 के बीच का नॉर्मल फोर्स, 2 and 1 के बीच का नॉर्मल फोर्स, दोनों निकालना है। 30 न्यूटन से पुश कर रहे हैं स्मूथ सरफेस पे। ट्राई इट आउट, देन सी माय सॉल्यूशन एंड सी इफ यू गॉट इट करेक्ट। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। वंस अगेन all the 3 blocks will have the same acceleration, so I can write 30 Newton external horizontal force is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3, so 3a plus 2a plus 1a, so acceleration कितना आ जाएगा? 5 meter per second squared. Once you get the acceleration, now you can start drawing the FPD of individual blocks. तो अगर मैं 1 kg FPD बनाऊं, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, किसके कारण? 2 kg से नॉर्मल फोर्स लगेगा, और नीचे तो ग्रेविटी लगेगा, और कुछ ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स लगेगा, विच वी आर नॉट कंसर्न विद। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैन आई राइट एक्सेलरेशन इज n बाय मास, सिर्फ n ही है ना, n इज बाय 2 kg, तो हो गया। एक्सेलरेशन पता है 5, सो
नॉर्मल फोर्स 5 न्यूटन हो गया. दिस इज बिटवीन 1 kg एंड 2 kg. ठीक है. नाउ और क्या निकाल सकते हैं? I want to find the acceleration, find the normal force between 3 kg and 2 kg. One way is to draw the FPD of 2 kg. एक नॉर्मल फोर्स लेट से एन डैश, या फिर ये मैंने एन डैश यूज कर लिया. चलो इसको n1 लिखता हूँ और इसको एन डैश लिखता हूँ. दिस एन डैश इज बिटवीन 3 kg एंड 2 kg. दिस इज द नॉर्मल फोर्स बाय 3 kg ऑन 2 kg. और क्या लग रहा है नीचे? वही mg और लेट्स से n2. एंड यहाँ से 1 kg भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना 2 kg पे. कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन. वो अपन ने देख लिया ऑलरेडी. ओके, सो राइट हैंड साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 kg का. Can I write acceleration is n dash minus 5 Newton divided by 2 kg net force by mass. और acceleration 5 आ गया तो n dash का वैल्यू देखो कितना आ गया? 15 Newton. ठीक है. You could have alternatively drawn the FPD of 3 kg and got an n dash. वो भी कर सकते थे. You could have also drawn the FPD by considering 2 kg and 1 kg as one system. अगर मैं 2 kg और 1 kg को एक सिस्टम मानूं तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? ये एन डैश लगेगा बाय 3 kg. तो कैन आई राइट, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, सो कैन आई राइट एन डैश इज 2a plus 1a. तो 3 times a विच इज कहाँ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एन डैश आ जाएगा 15 न्यूटन, जो यहाँ पर भी आया था. जस्ट शोइंग यू एन ऑल्टरनेट अप्रोच. If I consider 2 and 1 as one system, तो फिर horizontal direction में सिर्फ एक n dash लग रहा है as the external force, because 2 और 1 के बीच का जो normal force है वो तो internal हो गया, so we don't have to worry about that. Okay, देख लो, पूरा देख लो. एक और क्वेश्चन करते हैं. देख लो, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास. 1 kg, 3 kg, 6 kg ऐसे 3 ब्लॉक्स है और उसको नीचे से 125 न्यूटन से पुश कर रहे हैं अपन. तो फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ ब्लॉक्स. 1 और 3 के बीच में, 3 और 6 के बीच में. और जी की वैल्यू 10 ले लेना. ठीक है. सबसे पहले जस्ट चेक कि 125 इज इट मोर देन द टोटल वेट और नॉट. इफ इट इज मोर देन द टोटल वेट देन इट विल एक्सेलरेट अप. करेक्ट. ओके, ट्राई करो, देन टेक अ लुक अपना सोल्यूशन. ठीक है. सो टोटल वेट कितना है सिस्टम का? 1 kg प्लस 3 kg प्लस 6 kg इज 10 kg, मतलब 100 न्यूटन नीचे लग रहा है. उससे ज्यादा है 125, तो द सिस्टम गोइंग टू एक्सेलरेट अपवर्ड्स. तो कितना एक्सेलरेशन होगा? वंस अगेन इट विल हैव द सेम एक्सेलरेशन. इट्स गोइंग टू गो टुगेदर. तो कैन आई राइट 125 पूरे एक्सटर्नल पूरे सिस्टम पे, ऑल 3 ब्लॉक्स कंसिडर्ड टुगेदर एज वन सिस्टम. कितना फोर्स लग रहा है? 125 अपवर्ड्स. एंड टोटल वेट नीचे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन. So 125 minus 100 should be equal to m1a1 plus m2a2 plus m3a3. So 1a plus 3a plus 6a. तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स. ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया. नाउ दे आर आस्किंग अस फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स. नाउ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. 1 kg एंड 3 kg के बीच में अगर ये नॉर्मल फोर्स लेट से n है, क्या क्या फोर्सेस लग रहा है एफपीडी ऑफ 1 ब्लॉक, एफपीडी ऑफ 1 kg पे? ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा बाय 3 kg, ग्रेविटी लगेगा 10 न्यूटन लगेगा ना, ग्रेविटी mg. दैट्स इट. सो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. कैन आई राइट एक्सेलरेशन इज n minus 10 डिवाइड बाय 1 kg. n minus 10 इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 kg इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 2.5. सो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया? 12.5 न्यूटन. ठीक है. This is between 1 kg and 3 kg. अच्छा, now between 3 kg and 6 kg, I can draw the FPD of 3 kg now, or I can draw the FPD of 6 kg, or I can even draw the FPD of 1 and 3 as one system. वो वाला मैं करता हूँ. 1 kg and 3 kg पूरा मैंने ले लिया. Let's say this force is n dash. n dash is the normal by 6 kg. और पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल दूसरा फोर्स क्या है? ग्रेविटी 40 न्यूटन का. 4 kg है ना मास पूरे सिस्टम का. Can I write acceleration as n dash minus 40 divided by 4? I can consider it as one block of 4 kg because it is moving together with the same acceleration. So this is like one block of 4 kg. इसमें normal n dash लग रहा है by the 6 kg block. So n dash minus 40 divided by 4 kg should be acceleration. So n dash कितना आ गया? Acceleration 2.5. So देखो 50 न्यूटन आ जाएगा ना. Correct?
और ऑल्टरनेटिवली यू कैन हैव ड्रॉन द एफपीडी ऑफ 3 kg। अगर 3 kg का एफपीडी ड्रॉ करना है वो भी कर सकते हो। क्या क्या फोर्सेस लगेगा 3 kg में? एक तो 30 न्यूटन ग्रेविटी, एक नॉर्मल फोर्स एन डैश बाय 6 kg, एक ऊपर से भी अभी नॉर्मल फोर्स लगेगा कितना, 12.5 newtons. Now this you have to be a little careful because sometimes students can make a mistake here. What is the force by 1 kg on 3 kg? Weight नहीं है. It's not weight. 1 kg is not going to apply its weight on 3 kg. Weight is the force by earth on 1 kg. 1 kg will apply a pushing force which is what we call as normal force on 3 kg. So normal force need not be equal to the weight. ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है सर। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन कि 1 kg 3 kg पे रखा है मतलब उसका वेट लगेगा 3 kg पे। ये जो शायद स्कूल में पढ़ते हैं पता नहीं, जो फील आता है वो साइड में रखो, दैट फील कैन बी वेरी रॉन्ग। ये सब चीज़ें अपन थोड़ी एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ में, तो फील अपना गलत ही होगा ना। फील तो एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस थोड़ी ना किया है 3-3 ब्लॉक को ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर मेजर कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स, ये सब थोड़ी ना किया कभी एक्सपेरिमेंट। सो 3 kg पे 30 न्यूटन फोर्स नीचे, 1 kg will apply normal force on 3 kg and the normal force need not be equal to the weight। बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल फोर्स कितना है 12.5, ठीक है। सो वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एन डैश माइनस 12.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 3 kg शुड बी एक्सेलरेशन 2.5, करेक्ट। नेट फोर्स बाय मास इज एक्सेलरेशन। तो देखो ये 7.5 प्लस 12.5 20 प्लस 30 50 एंड डैश वैल्यू 50 आ गया, विच इज ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो वी गॉटन द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ ब्लॉक्स। अच्छे से देख लेना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, देख लो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू एट द टॉप। गुड नाइट।